करेंगे। ओके जी, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज देवीशीष पांडे। वेलकम यू ऑल टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। वी होप दैट द लास्ट लेक्चर वी डिड वाज विद रेफरेंस टू अरेस्ट। हमने अरेस्ट के प्रोविजंस को पूरा कर लिया था और आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। टुडे वी विल बी डीलिंग विद द कंसेप्ट ऑफ समन्स, वारंट एंड प्रोक्लेमेशन। मतलब हम प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट की बात करेंगे और समन्स और वारंट की बात करेंगे, ठीक है। सो दैट विल बी द ब्रॉड एरिया ऑफ डिस्कशन इन टुडेज क्लास। चलिए फटाफट से आ जाते हैं। देखिए, अब सिंपल सी बात है कि आपने ये बात समझ ली कि भाई जो अरेस्ट के प्रोविजंस है वो सारे क्या हैं। अब कोई भी व्यक्ति अरेस्ट हो गया है, सारी चीजें हो गई हैं या प्रोसीडिंग शुरू हो रही है, तो उसको कोर्ट में बुलाया जाना है, ठीक है। तो बुलाए जाने के लिए सबसे पहली चीज जो आती है वो समन्स आती है। समन्स बेसिकली कोर्ट के द्वारा एक इंटीमेशन है कि आपके अगेंस्ट जो प्रोसीडिंग्स हैं वो कोर्ट में चल रही हैं और आपको अपीयर होना है, ठीक है। तो दैट इज द बेसिक ऑफ समन्स। अब समन्स को अगर आप पढ़ते हैं तो सेक्शन नंबर 63 से, समन्स इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडे। सेक्शन नंबर 63 से 71 तक समन्स दिए हुए हैं, ठीक है। समन्स के बाद हमको पढ़ना है वारंट्स, जो दिया हुआ है 72 से 83 तक, और उसके बाद प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट। प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट, ठीक है। अटैचमेंट। तो बेसिकली अगर आप इसको ऐसे सरल भाषा में समझे, भी हम बहुत डिटेल में इसको पढ़ेंगे। 84 से आई गेस 86 या 7 तक होगा, एक बार देख लेंगे। द आइडिया हियर इज कि जब भी किसी को कोर्ट में बुलाना है, देखो, कोर्ट में ट्रायल होगा, एविडेंसेस होंगे, पुलिस रिपोर्ट होगी, सब कुछ होगा। बट जो पार्टीज हैं, जो विटनेस है, जो अक्यूज्ड है, जो विक्टिम है, इन सबको कोर्ट में आना पड़ेगा इन ऑर्डर टू असिस्ट द कोर्ट। विदाउट देयर एविडेंसेस, विदाउट देयर एक्सप्लेनेशन, विदाउट देयर एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन, एक ट्रायल करना संभव नहीं होगा। सो इट वॉज वेरी मच नेसेसरी कि हम बाकी चीजों की तरह द अपियरेंस इन द कोर्ट को भी स्ट्रिक्ट बनाएं और उसका कंप्लाइंस करें। इसलिए हमने समन्स, वारंट और प्रोक्लेमेशन की बात करी। सरल भाषा में समन्स एक इंटीमेशन है जहां पे आपको बोला जाता है कि आप कोर्ट में मौजूद होइए स्पेसिफिक डेट पे और अपना केस प्लीड करिए। वारंट सरल शब्दों में कहा जाए तो एक ऐसा रिटन इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपका अरेस्ट या डिटेंशन को ऑथराइज करता है। अरेस्ट और डिटेंशन को ऑथराइज करता है। तो पहले आपको प्यार से समन देके बुलाया जाएगा। अगर आप समन पे नहीं आते हैं तो आपके अगेंस्ट वारंट इशू होगा। वारंट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बेलेबल, एक होता है नॉन बेलेबल। बेलेबल का मतलब होता है कि जब पुलिस ऑफिसर आपके पास अरेस्ट वारंट लेके पहुंचा और आपने अगर बेल बॉन्ड और सिक्योरिटीज जो भी उस वारंट में लिखी थी वो प्रोवाइड कर दी, तो आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। और नॉन बेलेबल वारंट का मतलब होता है जिसमें आपको बेल कोर्ट से लेनी होगी, पुलिस ऑफिसर के द्वारा बेल नहीं मिलेगी ऑन गिविंग द श्योरिटीज और बॉन्ड, एंड द पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट यू। करेक्ट? करेक्ट? समझ में आया? तो ये होता है फर्क वारंट और समन्स का। और उसके बाद आता है प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट। अगर अगर ऐसा होता है कि मान लीजिए आपने समन्स भेजे, वो व्यक्ति नहीं मिला, फिर आपने बेलेबल वारंट भेजा कि भाई बेल करके बॉन्ड देके तुमको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, वो भी नहीं माना, तो आपने उसके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट भेजा। लेकिन वो व्यक्ति भाग चुका है, वो व्यक्ति कहीं छुपा हुआ है, तो लेकिन उसका कंप्लायंस करना है, उसको किसी ना किसी तरीके से कोर्ट में बुलाना है क्योंकि हमें ट्रायल करना है। तो अब हम क्या करेंगे? प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट, उसकी प्रॉपर्टी पर अटैक करेंगे। उसको पहले तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित करेंगे। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का मतलब है कि आपको आपको एक तरह से आपका अरेस्टिंग कभी भी कहीं भी किसी के भी द्वारा की जा सकती है, एंड यू आर अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर इन द आइज ऑफ द स्टेट, ठीक है। और साथ में क्या करेंगे कि आपकी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच करना शुरू कर देंगे, क्योंकि लॉ भी जानता है, सब जानते हैं कि पैसे सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जब उनकी प्रॉपर्टी पे में किया जाएगा तो वो अपने आप अपीयर होंगे। इसलिए ये तीनों प्रोसेस दिए गए। फटाफट से विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ समन्स। विद द कंसेप्ट ऑफ समन्स, सबसे पहले समन्स को शुरू करते हैं। सबसे पहले समन्स को शुरू करते हैं, ठीक है। समन्स आपका दिया हुआ है 63 से 71 तक, ठीक है। फटाफट से जरा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा तेज चलेंगे, है ना। समन्स 63 से 71 तक। सबसे पहला जो प्रोविजन है समन्स का, सेक्शन नंबर 63, वो बात करता है व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ समन्स। एसेंशियल्स ऑफ समन्स मतलब अगर कोर्ट के द्वारा एक समन इशू किया जाएगा
किसी को कोर्ट में बुलाने के लिए कोर्ट का एक समन जाएगा, तो उस समन के क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं, ये बात यहां पे समझाई जाती है। हाँ, 90 टू 93 आर, यस दे आर ऑल्सो, बट मैं बताना चाह रहा था कि डायरेक्ट कंप्लाइंस के लिए ये हैं, और आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं उस कंटेक्स्ट में मैं बता रहा था। ठीक है, तो एसेंशियल्स वन, सबसे पहले हम आएंगे 63 पे। ठीक है, 63 बात करता है समन्स के। तो सबसे पहले कहता है समन्स राइटिंग में होंगे, समन्स राइटिंग में होंगे, ओरल नहीं होंगे। समन्स डुप्लीकेट में जाएंगे, डुप्लीकेट में जाएंगे। ठीक है, उसके बाद साइंड होंगे, साइंड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, कोर्ट का जो ऑफिसर होगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, इसके द्वारा साइन किए जाएंगे। और कोर्ट की सील होगी, सील ऑफ द कोर्ट, सील ऑफ द कोर्ट होगा। ठीक है, सील ऑफ द कोर्ट के साथ आप डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी समन्स भेज सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में भी आप समन्स भेज सकते हैं। ठीक है, दैट कैन बी डन, दैट कैन बी डन। कहने का मतलब ये है कि दीज आर द एसेंशियल्स ऑफ समन। अगर कोई भी समन जाएगा तो दैट विल बी सेंट इन डुप्लीकेट। डुप्लीकेट इसलिए किया गया है क्योंकि अभी आप वारंट देखोगे तो वारंट जो होता है वो ओरिजिनल में एग्जीक्यूट होता है, इसका मतलब वारंट जो होगा ओरिजिनल कॉपी में जाएगा, बट समन जो होता है वो डुप्लीकेट में जाता है। ठीक है, वो डुप्लीकेट में जाता है, उसमें क्या क्या है, राइटिंग में होगा, ओरल नहीं हो सकता, साइंड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, सील ऑफ द कोर्ट, और इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल फॉर्म में जा सकता है। ये कहता है 63। उसके बाद आती है 64 की कहानी। 64 कहता है हु में सर्व द समन, हु में सर्व द समन, मतलब किसके पास समन सर्व करने की पावर होती है, हु में सर्व द समन्स। तो ये कहते हैं कि देर आर थ्री पीपल जिनको लॉ एम्पावर करता है कि वो समन्स दे सकते हैं। पहला एक पुलिस ऑफिसर, पहला एक पुलिस ऑफिसर, दूसरा एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, और तीसरा एनी अदर पब्लिक सर्वेंट, एनी अदर पब्लिक सर्वेंट समन्स डिलीवर कर सकते हैं। तो ये तीन लोग होते हैं जो समन्स को डिलीवर कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति को। ठीक है, इसमें कहा गया है, एक लाइन कही जाती है जो समन्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है, वो ये है कि कोशिश किया जाएगा कि जितना प्रैक्टिकली पॉसिबल हो सके समन्स को पर्सनली ही सर्व करना चाहिए जिस व्यक्ति को आपने, जिस व्यक्ति के नाम पे आपने दिया है। ठीक है, और जब भी समन्स सर्व किए जाते हैं तो जो सर्विंग ऑफिसर होता है, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे वो कोर्ट का ऑफिसर हो, या कोई और पब्लिक सर्वेंट हो, वो जिस व्यक्ति को पर्सनली समन्स सर्व कर रहा है उससे एक एंडोर्समेंट, या जिसको हम रिसीविंग कहते हैं, एक कॉपी पे साइन ले लेगा कि आपको कोर्ट के समन्स दे दिए गए। क्योंकि बाद में जाके ये ट्रायल के दौरान या प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट के दौरान भी दिस विल बी अ इंपॉर्टेंट फैक्टर कि समन वर प्रॉपरली सर्व्ड और नॉट। जब उसकी प्रॉपर्टी अटैच होगी तब वो आके कोर्ट को बताएगा कि भाई समन मेरे पास आए नहीं थे। तो ऐसी परिस्थिति में जो रिसीविंग होती है, एंडोर्समेंट होता है, वो बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो यहां पे कोशिश करनी है दैट इट हैज टू बी सर्व्ड, इट हैज टू बी सर्व्ड पर्सनली, सर्व्ड पर्सनली, पहली चीज तो सर्व्ड पर्सनली, पहली चीज तो सर्व्ड पर्सनली। और अगर उसको आप, वो व्यक्ति मिलता है तो, और आपका पब्लिक जो सर्विंग ऑफिसर है वो कहता है, तो साइन द रिसीविंग या एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, ये काम आपको करना है। दो बातें समझ में आ गई समन के बारे में, सरल सरल बातें दोनों थी, 63 64। ठीक है, अब एक बेकार सा सेक्शन इसके साथ में आता है जो बहुत ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है, बट ऐसे ही देख लीजिएगा, सेक्शन नंबर 65। अब ये 65 कहता है कि कंपनी, कंपनी, कॉरपोरेशन, फर्म, ठीक है, फर्म या कोई भी पार्टनरशिप है, उसमें आप कैसे समन्स को सर्व करोगे। ठीक है, तो ये एक लाइन की बात कहता है कि दो तरीके से समन सर्व हो सकते हैं। या तो आप किसी, पर्सनली मीन्स हु, पर्सनली का मतलब जिसके नाम पे समन्स है उस व्यक्ति को आप दोगे, ये कहता है पर्सनली। देखो अभी हम नेक्स्ट सेक्शन पढ़ेंगे 66 इसके जस्ट बाद, उसमें बताता है कि अगर वो व्यक्ति नहीं मिल पाया तो आप उसके घर के किसी भी एडल्ट मेल मेंबर को समन्स दे सकते हो। लेकिन पहले जो जनरल रूल है वो ये है कि प्रयास ये किया जाना चाहिए, द एफर्ट शुड बी मेड दैट द समन्स आर सर्व्ड पर्सनली टू द द पर्सन अगेंस्ट हुम द समन हैज बीन इशूड। जिसके नाम पे समन्स है उसको पर्सनली सर्व किया जाना चाहिए, मतलब उसको ही मिलना चाहिए। ठीक है, ये ट्राई किया जाना चाहिए। बट उसके बाद जब आप कंपनीज, फर्म और इसके पार्टनरशिप्स के बारे में जानते हो,
तो आपको इसमें कुछ पढ़ना नहीं, बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता है 65। मैं आपको तोड़ के ये सेक्शन बता देता हूं। बेसिकली ये कहता है कि मान लीजिए कोई कंपनी है, तो उसके डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या किसी अदर ऑफिसर जो ऑथराइज्ड होगा, उसको या तो आप पर्सनली जाके डिलीवर कर सकते हो या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज सकते हो। ठीक है, पहला पार्ट ये कहता है। दूसरा पार्ट ये कहता है कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है, तो उसमें जितने भी पार्टनर्स हैं उनमें से किसी भी एक पार्टनर को आप पर्सनली दे सकते हो या फिर उनको लेटर से भेज सकते हो। तो इतना ही आपको 65 में याद रखना है। अननेसेसरी अपना समय, एनर्जी और एफर्ट्स को वेस्ट नहीं करना है। 65 कहता है कॉर्पोरेट बॉडीज, कंपनीज, फर्म, सोसाइटीज, इनको कैसे समन्स दिए जाएंगे। तो सिंपल है कि कंपनी के केस में जो डायरेक्टर होगा, सेक्रेटरी होगा, मैनेजर होगा या कोई और ऑफिसर जो कम्युनिकेशन के लिए एम्पावर्ड होगा, उसको आप भेज सकते हो, दैट इज वन थिंग। या तो उसको डायरेक्टली दे सकते हो या लेटर से दे सकते हो। और जहां तक बात रही पार्टनरशिप फर्म की, तो किसी भी पार्टनर को दे सकते हो, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में आपके चेयरमैन और ये सब डायरेक्टर्स नहीं होंगे। ठीक है। कोई पूछ रहा है सर बाई एडवोकेट नहीं होता है। एडवोकेट का नहीं होता है, वो सिविल केसेस में होता है। क्रिमिनल केसेस में आपको पार्टी को ही समन्स देने होते हैं, जनरली एडवोकेट को नहीं दिए जाते। कहीं किसी कोर्ट ने एक एक्स्ट्रा कॉपी एडवोकेट को भी दे दी हो, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट प्राइमरली जो है उसी व्यक्ति को समन्स दिए जाएंगे जिसके नाम पे था। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिविल एंड क्रिमिनल लॉ। ठीक, यहां पे ये हो गया, ये समझ गए। 65 इंपॉर्टेंट नहीं है बट ध्यान रखना। 63, 64 हो गया, 65 हो गया। ठीक है, फटाफट से आओ 66, सेक्शन 66। अब ये जो सेक्शन 66 है ये इंपॉर्टेंट है। ये कहता है इफ द पर्सन जिसके नाम पे समन्स था, ही कैनॉट बी फाउंड, ही कांट बी फाउंड इवन आफ्टर, इवन आफ्टर ड्यू डिलिजेंस। ड्यू डिलिजेंस, इसका क्या मतलब हुआ बेटा? इसका ये मतलब हुआ कि अगर जो आपने सर्विंग ऑफिसर भेजा था, पुलिस ऑफिसर भेजा था या पब्लिक सर्वेंट भेजा था या कोई भी भेजा था, उसने उसने सारा प्रयास किया, उस एड्रेस पे गया, लोगों से पूछा, बट सब कुछ करने के बाद उसको वो व्यक्ति नहीं मिल पाया जिसके नाम पे समन्स था। तो ऐसी परिस्थिति में ही कैन डिलीवर द समन टू एनी एडल्ट मेल मेंबर, एडल्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली, ऑफ द फैमिली रिजाइडिंग विद हिम। ये बात मत भूलना, रिजाइडिंग विद हिम। ऐसा नहीं कि कोई भी मेंबर ऑफ द फैमिली, बेसिकली उनके घर में ही रहने वाला। ठीक है, एग्जैक्ट। ठीक है, तो इसमें का मतलब है ध्यान से सुनना इसको, कि यहां पे ये कह रहे हैं कि एनी एडल्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली दैट इज रिजाइडिंग विद देम। ठीक है, रिजाइडिंग विद देम इज इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं होगा कि आप उनके फैमिली के किसी भी मेंबर को, कहीं से भी दूर दराज के गांव में रहने वाले व्यक्ति को आप कर दोगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, सॉरी एडल्ट मेल हट गया यार, सॉरी सॉरी माय बैड। करेक्ट यार, मैंने नोट्स में मेल नहीं लिखा था, मैंने नोट्स में एडल्ट मेल मेंबर नहीं लिखा था, लेकिन वो पुराना याद था तो मैंने मेल बोल दिया, यहां से मेल हट गया है। पहले यहां पे एडल्ट मेल मेंबर था, करेक्ट, वेरी गुड। किसने बताया था ये? नाजिया जी, थैंक यू सो मच। नहीं, श्रेया जी ने भी पहले बोल दिया था। हाँ, या करेक्ट करेक्ट, आई मिस्ड इट, वो मेरे से गलती हो गई। सो द आइडिया इज कि पहले यहाँ पे एडल्ट मेल मेंबर था, बट बीएनएसएस में इसको एडल्ट मेंबर कर दिया गया है। ठीक है, तो अब मेल मेंबर नहीं है, अब एडल्ट मेंबर है। दोनों सिविल और क्रिमिनल लॉ में सेम है। पहले यही डिफरेंस था दोनों में, बट नाउ दे आर सेम। ठीक है, तो एडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली विच रिजाइड्स विद हिम। ठीक है, और इनसे भी आप रिसीविंग साइन करवा लोगे, इनसे भी आप रिसीविंग जो है वो साइन करवा लोगे। और एक क्लैरिफिकेशन कहता है कि जो सर्वेंट होता है, ही इज नॉट द मेंबर ऑफ फैमिली, नॉट द मेंबर ऑफ फैमिली। सर्वेंट को फैमिली का मेंबर नहीं माना। किसी ने भी थोड़ा भी लॉ पढ़ा होगा तो ये देखा ही होगा, बहुत सिंपल चीज है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? ये हो गया आपका 66। 67 पढ़ना नहीं है, 68 पे आइए। सेक्शन 68, 68 कहता है सर्विस ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट, सर्विस ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट। अब गवर्नमेंट सर्वेंट का क्या मतलब है? कि जो ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो एक्टिव सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट में है, अभी एक्टिव सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट में है, तो ऐसी परिस्थिति में उसको ये बोला गया है कि आप जो है
तो एक्टिव सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट में है, तो ऐसी परिस्थिति में आप उसको समन्स कैसे दोगे? तो ये कहता है कि उसके हेड ऑफ द ऑफिस को, अगर कोई भी व्यक्ति गवर्नमेंट की एक्टिव सर्विस में है, ठीक है, गवर्नमेंट की एक्टिव सर्विस में, तो जो हेड ऑफ द ऑफिस होगा उसको समन्स भेजा जाएगा। और वो व्यक्ति जो हेड ऑफ द ऑफिस होगा, जो हेड ऑफ द ऑफिस होगा, हेड ऑफ द ऑफिस होगा, ये व्यक्ति सेक्शन 64 की तरह समन्स को सर्व करेगा। अब क्या बात हुई, इसका क्या मतलब हुआ? अभी हमने ऊपर सेक्शन 64 में पढ़ा था कि कौन कौन तीन ऐसे लोग होते हैं जो समन्स दे सकते हैं: पुलिस ऑफिसर, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट एंड पब्लिक सर्वेंट। तो अब पब्लिक सर्वेंट का मतलब हो गया, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में, एक्टिव सर्विस में अगर कोई बंदा है जिसको आप समन्स भेजना चाहते हो, तो उसका जो हेड ऑफ द ऑफिस होगा वो भी तो एक पब्लिक सर्वेंट ही होगा। तो वो अगर एक पब्लिक सर्वेंट है तो वो सेक्शन नंबर 64 के तहत खुद डिलीवर करेगा। तो कोर्ट जो समन्स होगा वो हेड ऑफ द ऑफिस को भेजेगा। हेड ऑफ द ऑफिस जो है वो एज अ प्रोसेस सर्वर, एज अ सर्विंग ऑफिसर, बिकॉज ही हिमसेल्फ इज अ पब्लिक सर्वेंट, तो वो 64 के आधार पर, 64 के आधार पर उस इंप्लॉय को जो उसके अंडर काम करता है उसको समन डिलीवर कर देगा। ठीक है, और उसके बाद कोर्ट को बताएगा कि भाई हमने डिलीवर कर दिया है, और ये जो एविडेंस होगा तो ये सफिशिएंट होगा टू प्रूव दैट द समन्स हैव बीन ड्यूली फिल्ड, ड्यूली सबमिटेड। ठीक है, इसके बाद ये बात ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा, इस सब चीजों को याद कर लीजिएगा टाइम से। बाद में फिर मत कहिएगा सर भूल गए, पढ़ा तो सब था, याद कुछ नहीं है। रिवाइज करते रहिएगा। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 69 आता है। सेक्शन 69 जो है वो बताता है आउटसाइड लोकल ज्यूरिसडिक्शन। आउटसाइड लोकल ज्यूरिसडिक्शन, आउटसाइड लोकल ज्यूरिसडिक्शन। अब सवाल बस यही है कि कोई भी कोर्ट जो है वो अपने ज्यूरिसडिक्शन के बाहर अगर समन्स को डिलीवर करना चाहती है, तो जिस ज्यूरिसडिक्शन में आप समन को डिलीवर करना चाहते हो उस लोकल ज्यूरिसडिक्शन के जो मैजिस्ट्रेट होंगे उनको आप भेजोगे, और वो जो है अपने तरीके से उस समन्स की सर्विस करेंगे। देखो, एक फंडामेंटल रूल होता है किसी भी लॉ का, चाहे सिविल लॉ को देखो आप, चाहे क्रिमिनल लॉ को देखो, जितने भी मैजिस्ट्रेट्स होते हैं, जज होते हैं, जो भी समन्स भेजते हैं, वारंट्स भेजते हैं, इन सब की लिमिटेशन होती है कि ये अपनी ज्यूरिसडिक्शन के बाहर इसको नहीं भेज सकते। मतलब जनरली, मतलब कहीं एक्सेप्शन हो तो बात अलग है, बाकी जनरल रूल ये है कि जो भी इनकी पावर्स होती है ना, ये सिर्फ इनकी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर होती है। और जैसा कि हमने रेक्विजिशन में पढ़ा था कि भाई पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर संभालना है, तो पुलिस नहीं जाएगी वहां पे, रेक्विजिशन भेज दिया, दूसरी ज्यूरिसडिक्शन का है या कहीं है, तो वो पुलिस ऑफिसर अपना काम करते करते वो कर लेगा। इसी तरीके से अब मान लीजिए लखनऊ की कोर्ट को मुंबई में समन्स डिलीवर करने हैं, तो अब ऐसी परिस्थिति में वहां से एक सर्विंग ऑफिसर को अगर मुंबई भेजेंगे, तो फिर सर्विंग ऑफिसर 5 दिन के लिए गायब हो जाएगा। अब 5 दिन में तुम यहाँ पे अपने शहर में 50 समन्स दे सकता था वो, या और भी ज्यादा दे सकता था। तो ऐसा नहीं करते हैं। तो जिस एरिया में वो व्यक्ति रिजाइड करता है जिसको समन्स देना है, उस एरिया के जो लोकल ज्यूरिसडिक्शन के जो मैजिस्ट्रेट साहब होंगे उनको आप समन्स भेजोगे, और वो अपने हिसाब से उसको सर्व करेंगे और आपको सब्सटेंस भेजेंगे वापस कि भाई आपके समन डिलीवर हो गए। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? ठीक है, इसके बाद ये समझ में आ गया, और लोकल ज्यूरिसडिक्शन। अब इसके साथ में जुड़ा जुड़ा 69 के साथ में एक मैजिस्ट्रेट इन हुज लोकल ज्यूरिसडिक्शन समन्स आर टू बी सर्व्ड, समन्स आर टू बी सर्व्ड। ठीक, ये हो गया आपका 69। अब इसके बाद सेक्शन नंबर 70 आ गया। सेक्शन नंबर 70 69 का एक्सटेंशन है। अब देखो, बड़ा बैलेंस है। अगर आप समझने जाओ लॉ को तो इतना बेहतरीन तरीके से लिखा जाता है, इतनी सुंदरता से लिखा जाता है। अभी मैंने आपको बताया सेक्शन नंबर 69 में कि ये दिक्कत है कि भाई अगर आपने एक जगह से अपने सर्विंग ऑफिसर को दूसरी जगह भेजा, लखनऊ से मुंबई भेजा आपने, तो ऐसे में उसको 5 दिन की छुट्टी ले लेगा, तो आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, तो आप क्या करते हो कि आप वहीं के लोकल ज्यूरिसडिक्शन वाले मैजिस्ट्रेट को भेज देते हो पोस्ट से, वो अपना जो है सर्व करवा देते हैं। ये तो ठीक बात है, लेकिन अब सवाल ये आता है कि जब कोर्ट ने आउटसाइड द ज्यूरिसडिक्शन समन्स को सर्व किया है, तो उसका एविडेंस कैसे लिया जाएगा? देखो, सारी बात वहीं पे आ रही है कि भाई आपने समन्स भेजे, वारंट भेजे, ये तो भेजने का प्रोसेस है।
सामने वाले को रिसीव हुए या नहीं रिसीव हुआ है। क्योंकि आगे चल के जब वारंट इशू होगा, प्रोक्लेमेशन होगा, अटैचमेंट होगा या ट्रायल होगा फॉर दैट मैटर, तो हमेशा सामने वाला ये कह सकता है हमें समन्स नहीं मिले थे, हमें वारंट नहीं मिले थे। तो ये जो एविडेंस होते हैं ये बहुत जरूरी होते हैं। अब सवाल वही है कि भाई चलो आपने पोस्ट से भेज दिया मुंबई, ठीक है, मुंबई में समन डिलीवर हो गए, लेकिन यहां पे जब ट्रायल होगा उस व्यक्ति को बोला जाएगा कि तुम्हें समन भेजे गए थे मुंबई में और तुम्हें नहीं मिले, तो वो कह देगा मेरे पास नहीं आए थे। अब बुलाओ उस प्रोफेसर सर्वर को जिसने मुझे डिलीवर किए थे। तो क्या आप मुंबई से फिर उस आदमी को बुलाओगे जिसने वहां पे क्या नाम है समन सर्व किए थे, उसको फिर से लखनऊ बुलाओगे? अगर तुमने उसको फिर से लखनऊ बुला लिया एग्जामिनेशन के लिए, तो फिर बात तो वहीं रह गई ना। अब मुंबई से कोई व्यक्ति जिसने समन्स को सर्व किया था वो लखनऊ आके एविडेंस दे रहा है, तो बात तो वही होगी। इससे अच्छा तो लखनऊ वाला ही आदमी जाके मुंबई में दे देता। तो लॉ कहता है वैसा नहीं होगा। क्या होगा कि मुंबई में जिस प्रोसेस सर्वर ने, जिस सर्विंग ऑफिसर ने समन्स को डिलीवर किया था, वो व्यक्ति क्या है अपना एक एफिडेविट भेजेगा वहां से, कि वो इस बात को टेस्टिफाई करके लिख के भेजेगा कि भाई मैंने मैंने इस आदमी को ऐसे ऐसे समन्स दिए, और वहां पे वो उससे साइन भी लेगा। तो जो एंडोर्समेंट होगा जिस पे साइन किया गया होगा और ये जो एफिडेविट होगा, ये दोनों कंक्लूसिव प्रूफ होंगे कि भाई आपका जो वो है वो डिलीवर हो गया था समन्स, और ऐसा नहीं है कि आपका समन्स डिलीवर नहीं हुआ। ठीक, समझ में आया? तो ये बात बोलता है सेक्शन नंबर 70। ठीक है, ये बात बोलता है सेक्शन नंबर 70। क्या बोलता है सेक्शन नंबर 70? तो अगर आउटसाइड ज्यूरिस्डिक्शन, समझ में आ गई ना बात? यस और नो बोलते रहा करो यार बीच बीच में। हमें ऐसा लगता है पता नहीं क्लास चल भी रही है या नहीं चल रही है। तुम लोग देखो यार, देखो सारे टॉपिक्स इतने इंटरेस्टिंग नहीं होते हैं। जैसे ये थोड़ा से ड्राई टॉपिक है, ठीक है। होता क्या है, होता क्या है कि ये थोड़े से जैसे ड्राई टॉपिक है। कुछ टॉपिक जैसे अभी अरिस्टक की कहानी इंटरेस्टिंग थी, अभी धीरे से मेंटेनेंस आएगा, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन आएगा, वो अपने आप में इंटरेस्टिंग हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि आपको लॉ में सारे टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे। समझा तो मैं फिर भी इंटरेस्ट रहा हूँ, जितनी जान लगा सकता हूँ लगा रहा हूँ। बट सच्चाई ये है कि दीज आर नॉट द टॉपिक्स जिसमें बहुत वेरिएशन हो सकता है, बहुत एनालिटिकल चीज बताई जा सकती है या कुछ भी है। दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स, और ये पढ़ने में भी थोड़े से बोरिंग ही है टॉपिक्स। बट सारे टॉपिक्स इंटरेस्टिंग नहीं हो सकते। इसके बाद मेंटेनेंस आएगा, इन्वेस्टिगेशन आएगा, कंप्लेंट आएगा, चार्ज आएगा, ट्रायल आएगा, तो इट इट विल गेट इंटरेस्टिंग। तो आप लोग थोड़ा सा जो है कम्युनिकेशन करते रहोगे मेरे साथ, तो मेरी भी एंथुजियाज्म बना रहेगा। मतलब बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन भी नहीं कि क्लास में डिस्टरबेंस हो, बट आप बीच बीच में अंडरस्टूड सर, यस सर, समझ आ रहा है, ऐसा लिखते रहते हो, तो आई गेट अ फ्लो कि भाई हाँ चीजें सही चल रही हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। और उसके बाद एक सेक्शन नंबर 71 है जो कहता है, जो है सेक्शन सेक्शन नंबर 71 जो कहता है वो कहता है समन्स टू विटनेस, समन्स टू विटनेस, विटनेसेस। ठीक, समन्स टू विटनेसेस, समन्स टू विटनेसेस। ठीक है, समन्स टू विटनेसेस इसमें तो सिंपल तरीके से कहता है कि समन्स को विटनेस रजिस्टर्ड पोस्ट से भी भेज सकते हो, ईमेल, व्हाट्सएप और सबसे भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि विटनेस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना अक्यूज्ड इंपॉर्टेंट था। ठीक है, समझ में आ गया? ये हो गया आपका 71 तक की कहानी ऑफ समन्स। नेक्स्ट टॉपिक इज वारंट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज वारंट्स। ठीक है, वारंट्स जो है भाई कल तक सब लोग कर देना। नहीं, हेडिंग बेस्ड तो नहीं है बेटा। कभी कभी अंदर से भी सवाल आते हैं, कभी कभी ये सब चीजें भी पूछी जाती हैं जो मैंने आपको बताया, और मेंस में भी सवाल आता है डिफाइन समन्स अंडर बीएनएसएस या ऐसा कुछ सवाल आ सकता है। तो कहने का मतलब 10 मिनट 15 मिनट की बात है, पढ़ना हो पढ़ लो, और अगर ऊपर ऊपर से करवाना हो तो वो भी करा सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आइडिया ये है कि थोड़ा सा पढ़ रहे हो तो समझ ही लो एक बार यार, ज्यादा समय नहीं लगेगा। वो जो अपन 12 दिन का कमिटमेंट है, मुझे लगता है आज अपन चौथी क्लास में है ना। पहला तो ओरिएंटेशन ही क्लास थी, उसमें अपन ने पढ़ा नहीं था कुछ। आज पांचवी क्लास होगी, है ना, आज पांचवी क्लास होगी। ठीक है, पांचवी क्लास में ये हो रहा है, छठी में ये हो जाएगा, सातवीं, आठवीं, नवीं, दसवीं, हाँ 12 में नहीं होगा तो 13 14 में हो जाएगा, बट 13 14 क्लास में खत्म हो जाएगा। इस तरीके से भी हम चलेंगे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। और कल, सब कल तक सब लोग अपने एडमिशन फॉर्म भेज देना। जिसने भी भेज दिए ठीक है,
जिसने नहीं भेजे वो भेज देना, कल अब मैच तरीके से बैठूंगा। अच्छा एक चीज और यार, रुक जाओ, एक सेकेंड ना। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वारंट। ठीक है, फटाफट से देखिए वारंट क्या होता है। सेक्शन नंबर 72 से 83 तक वारंट की बात की जाती है। ठीक है, 72 से 83 तक वारंट्स की बात की जाती है। ठीक है, वारंट्स की बात की जाती है। वारंट क्या होता है, एक बहुत ही प्यारी सी डेफिनेशन है वारंट की, कि वारंट क्या है। तो वारंट इज अ रिटन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, रिटन इंस्ट्रूमेंट बाय जज और मैजिस्ट्रेट, जज और मैजिस्ट्रेट ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट, ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट मतलब स्टेट के बिहाफ पे, विच ऑथराइजेस, ऑथराइजिंग, क्या क्या ऑथराइज करता है, अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ एन इंडिविजुअल, ऑफ एन इंडिविजुअल, और सर्च एंड सीजर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अगर आपसे कल को कोई पूछता है कि वारंट क्या है, कल को आपसे पूछता है, ठीक है एसपी जी कोई दिक्कत नहीं। तो वारंट की डेफिनेशन क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों। वारंट का मतलब है एक ऐसा रिटन इंस्ट्रूमेंट जो जज या मैजिस्ट्रेट के बिहाफ पे, मतलब जज जज एंड मैजिस्ट्रेट के द्वारा स्टेट के बिहाफ पे इशू किया जाता है, जो कि ऑथराइज करता है द अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ एन इंडिविजुअल और द सर्च एंड सीजर ऑफ प्रॉपर्टी। ये वारंट की डेफिनेशन हो गई। चलिए शुरू करते हैं कहानी को फटाफट से। ये सब कहानी वगैरह आपको पता है बचपन से। ठीक है, सबसे पहले आता है सेक्शन 73, बात करता है एसेंशियल्स के, बात करता है एसेंशियल्स के। ठीक है, एसेंशियल्स में क्या क्या होता है, राइटिंग में है, राइटिंग में है, साइंड बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। फर्क है कि वारंट जो होता है वो हमेशा ओरिजिनल में होता है। ठीक है, डुप्लीकेट में नहीं होता, ओरिजिनल में होता है, ओरिजिनल में होता है। ठीक है, वारंट हमेशा ओरिजिनल में होता है। ठीक है, उसके अलावा सील ऑफ द कोर्ट, सील ऑफ द कोर्ट रहता है। ठीक बात है, ठीक है। उसके बाद इसमें नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द एग्जीक्यूटेंट होता है। एग्जीक्यूटेंट मतलब जो व्यक्ति वारंट को एग्जीक्यूट करने वाला है। ठीक है, 72 रिपीट कर देते हैं, 72 ही चल रहा है बेटा, अभी लिख दूं फिर रिपीट कर रहा हूं। ठीक, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द एग्जीक्यूटेंट होता है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द अक्यूज होता है, अक्यूज होता है, और साथ में आपने क्या ऑफेंस किया है, किस ऑफेंस के लिए आप चार्ज हैं टू बी प्रिसाइज, और डेट ऑफ अपियरेंस, डेट ऑफ अपियरेंस। तो ये सारी चीजें जो है वो एक वारंट में लिखी होती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें जो है, ठीक है, तो ये जो है वारंट ऑफ अरेस्ट। ठीक, तो अब यहां पे बात समझिए, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द एग्जीक्यूटेंट हो गया, नेम एंड एड्रेस ऑफ द अक्यूज हो गया। मैं आपको सिर्फ इतना कह रहा हूं कि 72 में बताता है वारंट क्या होता है, या वारंट के एसेंशियल्स क्या होते हैं। ये वारंट की जो डेफिनेशन है ये बीएनएसएस से नहीं ली गई है, ये मैंने आपको निकाल के बताई है।
ये कहता है वारंट एक रिटन इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसी जज या मैजिस्ट्रेट के द्वारा स्टेट के बिहाफ पे इशू किया जाता है, ऑथराइजिंग द अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ एन इंडिविजुअल और सर्च एंड सीजर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रॉपर्टी। ठीक है। 73 में इसके एसेंशियल्स दिए हुए हैं कि भाई ये राइटिंग में होता है, साइंड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, ये ओरिजिनल में होता है, जैसे समन्स होते हैं वो डुप्लीकेट में होते हैं, ये ओरिजिनल में होता है, सील ऑफ द कोर्ट होता है, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द एग्जीक्यूटेंट होता है, नेम एंड एड्रेस नेम एंड एड्रेस ऑफ द अक्यूज्ड होता है, ऑफेंस क्या किया है एंड द डेट ऑफ अपीयरेंस। ये कुछ एसेंशियल्स हैं जो आपके इसमें डाले जाते हैं। ठीक है, जो इसमें डाले जाते हैं। ठीक है, चलिए जी, ये समझ में आ गया अपने को। अब ये तो हो गया सेक्शन नंबर 72। 73 क्या कहता है जरा देखिएगा। 73 जो है वो आपका बेलेबल वारंट्स की बात करता है। किसकी बात करता है? 73 जो है वो बेलेबल वारंट्स की बात करता है। बेलेबल वारंट्स की बात करता है। आपको ऊपर से नहीं दिखेगा इसमें बेलेबल वारंट लिखा हुआ, लेकिन उसमें लिखा होता है कि अगर वारंट इशू किया गया है। 72 में एसेंशियल्स हैं। यस यस यस, 72 के एसेंशियल्स ही डिस्कस कर रहे हैं बेटा, ये 72 में ही है। ठीक है, तो सर ये बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं, ऊपर आपने 73 लिखा है, अब कोई मसला नहीं, वो 72 ही है। अच्छा, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, छोटी छोटी गलतियां हमसे भी कभी कभी हो जाती हैं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी कोई मसला गलतियां नहीं, होती इट वॉज रहती। ऑब्वियस। एक सेकेंड, हाँ। ठीक है, तो ये 73 हो गया। हाँ हाँ, आई अंडरस्टूड, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। ठीक है, थैंक यू गाइस। ठीक, ये हो गया। अब 73 की बात हम जब करेंगे तो 73 में लिखा हुआ है, 73 में लिखा हुआ है सिक्योरिटी टू बी टेकन। ये बेसिकली डायरेक्टली इसको बेलेबल ऑफेंस नहीं बोलता है, लेकिन सिक्योरिटी टू बी टेकन बोलता है। हाँ हाँ, वो डिलीट कर दिया बेटा, डिलीट कर दिया। ठीक है, अरे अब 73 अब अगला बता रहे हैं। क्या हो गया? 73 तो बेलेबल वारंटी है, सिक्योरिटी टू बी टेकन, पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन। हाँ, 73 बेलेबल वारंट है, 72 वारंट है। ठीक है, बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों, मेरे से गलती हो गई, मेरे से त्रुटि हो गई। मैंने 73 की जगह 72 की जगह 73 लिख दिया था। 72 जो है वो वारंट के एसेंशियल्स बताता है। जिस तरीके से 62 समन्स के बताता था, वैसे ही 63 जैसे 63 समन्स के बताता था। अब पता है ना, बीएनएसएस में चेंज हो गए इतने सेक्शंस, पुराने याद रहते थे, अब तो बिल्कुल मिक्स हो गए हैं वो। फिर भी मैं याद करके आता हूँ आपके लिए कि कोई दिक्कत ना है। चलो, खैर, द आइडिया हियर इज कि 72 जो है वो बताता है वारंट्स की क्या एसेंशियल्स हैं, वारंट ओरिजिनल में होगा और बाकी सारी चीजें होंगी। ठीक है, 73 का जो हेडिंग है वो लिखता है कि पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन। इसका मतलब होता है दैट इट इज अ बेलेबल वारंट। मतलब आपके खिलाफ अरेस्ट का वारंट इशू किया गया है, लेकिन अगर वारंट के अंदर जो भी सिक्योरिटी और जो भी श्योरिटीज और जो भी अमाउंट लिखा हुआ है, अगर उसका बॉन्ड आप पे कर देते हैं तो आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। इसका मतलब होता है, ये होता है बेलेबल वारंट। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आप बेल बॉन्ड पे, बेल बॉन्ड विद श्योरिटीज टू अपियर बिफोर द कोर्ट, बिफोर द कोर्ट। इसमें जो वारंट होता है उसमें लिखा होता है नंबर ऑफ श्योरिटीज और अमाउंट, कितने अमाउंट की और कितनी श्योरिटीज चाहिए। ये अगर आप फुलफिल कर देते हैं तो आपकी अरेस्टिंग नहीं होती। तो मैंने बोला, नहीं ठीक है पलक जी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अरे ठीक है, कोई बात नहीं। सब बच्चे हमारे सब प्यारे प्यारे बच्चे हैं, कभी कभी कुछ कुछ इसी बहाने क्लास में थोड़ी हलचल बनी रहती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आई विल मेक श्योर मैं आपका कोर्स टाइमली कंप्लीट करा दूंगा, सब बता दूंगा, मेरी जिम्मेदारी है। इतने सालों से मैं यही कर रहा हूँ, आई एम द एक्सपर्ट ऑफ दिस, डोंट वरी। चलो ठीक है, ये समझ गए। तो मैं आपको बस इतना समझा रहा था कि पहले समन्स भेजे जाते हैं, सामने वाला नहीं आता है तो बेलेबल वारंट भेजे जाते हैं।
बेलेबल वारंट भी नहीं मानता है तो फिर नॉन बेलेबल वारंट भेजे जाते हैं, और उसके बाद प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट होता है। ठीक है, तो 73 बेलेबल वारंट के लिए है, हमेशा इसको याद रखिएगा। ठीक है, 73 जो हो गया बेलेबल वारंट। 74 क्या कहता है? 74 कहता है कि वारंट को एग्जीक्यूट कौन कर सकता है? एग्जीक्यूटेंट। अब यहां पे जो है एग्जीक्यूटेंट ऑफ वारंट, यहां पे आप ध्यान रखेगा कि कई बार क्या होता है, मैंने आपको यही एक बार बताया था कि कहीं कहीं पे जब हम अरेस्ट की पावर देखते हैं या बाकी चीजों की चीजें देखते हैं, तो कहीं कहीं पे अदर पर्सन लिखा होता है। तो आप लोग ये सोचते हो कि यार पुलिस के अलावा कौन कर सकता है, लेकिन यहां पे ये एक मैनिफेस्टेशन है सेक्शन नंबर 74, जहां पे कहता है कि एग्जीक्यूटेंट मतलब कि वारंट को कौन एग्जीक्यूट करेगा। करेक्ट, करेक्ट, सही है जी। तो सवाल ये आता है कि कौन एग्जीक्यूट करेगा, तो इसमें बोलते हैं कि पुलिस ऑफिसर तो कर ही सकता है, एक या एक से अधिक पुलिस ऑफिसर्स के नाम वारंट में लिखे हो सकते हैं टू एग्जीक्यूट। लेकिन अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर अवेलेबल नहीं होता है, तो बाई एनी अदर पर्सन, कोर्ट किसी अन्य व्यक्ति को भी वारंट एग्जीक्यूट करने के लिए दे सकती है और उसको एग्जीक्यूटेंट बना सकती है। तो कई बार ये सवाल आता है कि कोई अदर पर्सन या प्राइवेट पर्सन कैसे अरेस्ट कर सकता है, या उसके पास भी इन्वेस्टिगेशन या अरेस्ट की पावर्स होती है। क्योंकि जब भी आप देखते हो ना, तो उसमें लिखते हो पुलिस ऑफिसर और एनी अदर पर्सन लिखा होता है। तो बेसिकली कुछ ऐसे प्रोविजंस है जहां अदर पर्सन की बात की जाती है। तो यहां पे ये कहता है कि आप या तो वन और मोर पुलिस ऑफिसर्स को दे सकते हो वारंट एग्जीक्यूट करने के लिए, या फिर आप और एनी अदर पर्सन, एनी अदर पर्सन, किसी अन्य व्यक्ति को दे सकते हो वारंट जो है वो एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 75 इसके साथ में ही है कि सीजीएम वगैरह के पास पावर है कि किसी भी अन्य व्यक्ति को वारंट इशू करने के लिए एम्पावर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब आ जाता है इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है वो 76 है। 76 क्या कहता है बेटा? 76 ये कहता है कि अगर किसी एक पुलिस ऑफिसर को, किसी एक पुलिस ऑफिसर का नाम वारंट पे लिखा है एज द एग्जीक्यूटेंट, वारंट पे ये क्या है, एग्जीक्यूटेंट है, तो ये क्या कर सकता है, ये किसी और पुलिस ऑफिसर का नाम एंडोर्स कर सकता है, और वो वारंट फिर उस एंडोर्स्ड पुलिस ऑफिसर के द्वारा भी किया जा सकता है। इसका क्या मतलब होता है? एग्जैक्टली exactly. इसका क्या मतलब होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए किसी कोर्ट ने एक वारंट इशू किया और उन्होंने उसमें एसएचओ का नाम लिखा, स्टेशन हाउस ऑफिसर, या जो थाना इंचार्ज होता है, या जो मतलब एसएचओ होता है, ठीक है, उसका नाम लिख दिया उन्होंने वारंट पे कि मतलब ये एग्जीक्यूट करेंगे। अब जो एसएचओ होते हैं उनके पास हजार काम होते हैं, उनके पास बहुत सारे वारंट्स होते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए। या मान लीजिए कोई भी अनफोर्सीन सर्कमस्टेंस हो गया, तो वो नहीं जा पा रहे हैं अरेस्ट करने के लिए, तो वो क्या करेंगे, किसी एसआई का, सब इंस्पेक्टर का या इंस्पेक्टर का या एसआई का नाम उसमें साइन करके लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद उसको दे देंगे कि तुम जाके इस वारंट को एग्जीक्यूट कर दो। तो ये जो एग्जीक्यूशन है ये प्रॉपर माना जाता है। इसका मतलब अगर किसी भी पुलिस ऑफिसर का नाम किसी वारंट में लिखा हुआ है, तो दैट पुलिस ऑफिसर कैन इवेंचुअली एंडोर्स इट टू सम अदर पुलिस ऑफिसर। ठीक बात? ठीक बात, ये बात समझ में आ गई? ये 76 में लिखी हुई है। 76 के बाद आगे बढ़ते हैं 77। अब ये जो तीन सेक्शंस हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 77, 78 और 79, और ये तीनों सेक्शंस आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये क्या कहता है देखिए 77, सब्सटेंस ऑफ द वारंट, सब्सटेंस ऑफ द वारंट, ये क्या कहता है कि जब भी आप वारंट एग्जीक्यूट करने जाएंगे, जो भी पुलिस ऑफिसर या अदर पर्सन वारंट को एग्जीक्यूट करने जा रहा है, वो जिस व्यक्ति को अरेस्ट करने जा रहा है उसको वारंट का सब्सटेंस बताएगा या एक्सप्लेन करेगा। जब हमने देखा था कि विदाउट वारंट अरेस्ट हो रहे थे 35 से 61 62 तक, तब हमने देखा था कि वहां पे भी यही चीज हुई थी कि अगर आप किसी को अरेस्ट करने जा रहे हैं तो उसको रीजंस बताने पड़ेंगे। तो यहां पे भी सेक्शन 77 में वही चीज बोली गई है इनफैक्ट। तो यहां पे भी 78 देखोगे तो ये भी कहता है पर्सन अरेस्टेड, अरेस्टेड टू बी ब्रॉट बिफोर कोर्ट,
विदाउट डिले, ठीक, विदाउट डिले। और यहां पे कहता है वारंट में बी एग्जीक्यूटेड इन एनी प्लेस इन इंडिया, ठीक है। और इसी में जो 24 आवर्स का क्लॉज है वो इसी में दिया हुआ है। ये वो चेक कर लेता हूँ, गलती ना हो गई हो आप चिल्लाने लगो, ठीक है। हाँ, इसी में दिया हुआ 24 आवर्स का। मेरा कहने का मतलब है, मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो विदाउट वारंट और वारंट में सेम होती हैं। ये बात मैं आपको उस दिन भी समझाना चाह रहा था। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जब हम विदाउट वारंट अरेस्ट कर रहे थे, तो भी हम कहीं ना कहीं उसको रीजन बता रहे थे कि किस अपराध के अंदर हम उसको अरेस्ट कर रहे हैं। और हमको मैजिस्ट्रेट के पास विदाउट अनरीजनेबल डिले प्रोड्यूस करना होता था, और मैक्सिमम टाइम जो है वो 24 घंटे का होता था। तो ये प्रोविजंस हमने अरेस्ट विदाउट वारंट में भी पढ़े थे। लेकिन अरेस्ट विद वारंट में भी ये बात सेम है कि अगर आपके पास वारंट ऑफ अरेस्ट है, ठीक है, कंसर्न पर्सन नीड टू इन्फॉर्म द रीजंस और ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, नहीं, सब्सटेंस ऑफ द वारंट बताना है। देखो, कहने का मतलब यह है कि अगर वो वारंट मांगेगा, आपने यार बॉलीवुड मूवीज नहीं देखी है, हम आपको अरेस्ट करने आए हैं, वारंट कहाँ है, उन्होंने वारंट दे दिया। तो वारंट में आप कई बार क्या होता है, प्रैक्टिकली क्या होता है कि वो सामने वाले इंसान को वारंट पढ़ने के लिए भी दिया जाता है कि भाई आप पढ़ लो, ये कोर्ट का ऑर्डर है, देख लो, हम इसके आधार पे आपको अरेस्ट करने आए हैं। और अगर वो नहीं पढ़ पा रहा है या नहीं पढ़ना चाहता है, तो आप उसको सब्सटेंस बता सकते हो कि भाई इस आरोप में हमारे खिलाफ, अरे हमारे पास अरेस्ट वारंट है, आपने ये अपराध किया, हम आपको अरेस्ट करने आए हैं। कहने का मतलब जिस भी व्यक्ति को आप अरेस्ट कर रहे हो उसको कम से कम पता होना चाहिए कि उसको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। और अगर आपने उसको अरेस्ट किया है तो 24 घंटे के अंदर, हाँ, 24 घंटे के अंदर आपको उसको मैजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस करना है। अच्छा, ये जो मैजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस करने की भी बात है, जो हमने पीछे भी पढ़ी थी, विदाउट वारंट में भी पढ़ी थी, वहां पे भी ध्यान रखिएगा कि ये कहते हैं कि मैजिस्ट्रेट के पास आपको विदाउट अननेसेसरी डिले प्रोड्यूस करना है। इसके लिए ये जरूरी है कि इसका ये मतलब नहीं कि आप 24 घंटे तक इंतजार करोगे। 24 घंटे मैक्सिमम टाइम है जब यू हैव टू प्रोड्यूस बिफोर द मैजिस्ट्रेट। प्रयास करना चाहिए कि अर्लीस्ट पॉसिबल आप उसको मैजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस करें, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना। और तीसरा कहता है वारंट कैन बी एग्जीक्यूटेड एट एनी प्लेस आउटसाइड, मतलब एनी प्लेस इन इंडिया। तो उसका एग्जीक्यूशन जो है एनी प्लेस इन इंडिया किया जा सकता है। एक बात और ध्यान रखना कि वारंट जो है तब तक खत्म नहीं होता है जब तक या तो कैंसिल ना हो गया हो, या तो कैंसिल ना हो गया हो, या एग्जीक्यूट ना हो गया हो, ठीक है, एग्जीक्यूट ना हो गया हो। जैसे समन्स क्या है, समन्स एक बार गए, पहुंच नहीं पाए, तो समन्स खत्म हो गए, फ्रेश समन्स इशू करने पड़ेंगे। वारंट के साथ ऐसा नहीं है। अगर एक बार कोर्ट के द्वारा वारंट इशू हुआ है तो या तो वारंट कैंसिल नहीं हो जाता, या तो वारंट एग्जीक्यूट नहीं हो जाता है, तब तक वारंट फोर्स में रहेगा। लेकिन पुलिस इसका मतलब 25 मिनिमम नहीं ही समझती है। चलिए, वो तो जो है खैर, उस पर अपने को क्या कमेंट करना है, लेकिन कहने का मतलब ये है, ठीक है। इसके बाद के जो प्रोविजंस हैं वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बस पढ़ सकते हो आप, सेक्शन नंबर 80। सेक्शन नंबर 80 आप पढ़ सकते हो। सेक्शन नंबर 80 कहता है अगर आउटसाइड द ज्यूरिसडिक्शन में वारंट को एग्जीक्यूट करना है, तो सेम बात वही आ जाती है कि जैसे आप समन्स कर रहे थे, तो यहां पे बस जिस भी ज्यूरिसडिक्शन में आपको वारंट को एग्जीक्यूट करना है, वहां के एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या कमिश्नर को आप वारंट भेज दोगे, और वो अपने हिसाब से उसको एग्जीक्यूट करवा देंगे, ठीक है। वो उसको अपने हिसाब से एग्जीक्यूट करवा देंगे। ये सेक्शन नंबर 80 जो है वो आपका कहता है, ठीक है। बोलो, समझ में आया? समझ में आ गया? ठीक है। आप 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भी डिस्कस किया जाएगा आज की। नेक्स्ट यस टॉपिक सर, आता यस। है, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट। देखो, अब क्या होगा, सिंपल सी बात है, कहानी थोड़ी सी इंटेंस हो रही है अब, ठीक है। समन्स भेजे हमने, वारंट्स भेजे, कोई कुछ नहीं मान रहा है। अब हम क्या करेंगे, उसकी उसको एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित करेंगे, प्रोक्लेमेशन करेंगे, और उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करेंगे, और उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करने के बाद उसको सेल करेंगे, ठीक है। ये अब हमारा काम है, तभी वो व्यक्ति जो है अपीयर होगा, ठीक बात। तो इसको हिंदी में कुड़की बोलते हैं। कई बार आपने न्यूज चैनल या बाकी जगह सुना होगा, तो इसको कुड़की बोलते हैं और उद्घोषणा बोलते हैं। पहले ये 82 83 में थी, अब ये 84 85 में हो गई है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या चीजें हैं, मैं बिफोर वी गो ऑन टू द प्रोविजंस,
पहले इसको सरल तरीके से समझ लो पहले एक बार, फिर हम इसको आगे समझेंगे। देखो, ध्यान से सुनना, एक कहानी, एक मैप दिमाग में बन जाएगा। लॉजिक ये था कि कोर्ट ने सब कुछ ट्राई किया, लेकिन वो व्यक्ति जिसके खिलाफ समन्स थे, वारंट्स थे, वो किसी भी तरीके से पकड़ में नहीं आ रहा। तो द नेक्स्ट स्टेप इज दैट वी प्रोक्लेम हिम अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, एंड उसको उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं। तो प्रोक्लेमेशन के लिए सबसे पहले क्या होगा कि कोर्ट थोड़े एविडेंस लेगा, सबकी बात सुनेगा, और उसके बाद एक प्रोक्लेमेशन इशू करेगा। प्रोक्लेमेशन में ये लिखा होगा कि आपको 30 दिन के अंदर कोर्ट में अपीयर होना है, ठीक है, वरना आप प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित हो जाएंगे, ठीक है। पहली चीज तो ये करेगा। उसके बाद वो ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे कि 30 डेज का टाइम दे दिया कि 30 डेज में आप अपीयर होइए। अगर आप अपीयर होना चाहते हैं, मतलब अगर आप अपीयर होते हैं, तो आपका फर्दर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर नहीं घोषित किया जाएगा। लेकिन अगर आप 30 डेज में नहीं आए तो आपको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया जाएगा। अब ये जो प्रोक्लेमेशन होगा कि आपको 30 डेज में अपीयर होना है, इसका क्या होगा, इसको प्रचार किया जाएगा। जहां भी वो व्यक्ति रहता है, जिस गांव में, जिस शहर में, वहां पे उसके घर के बाहर या कोई भी सामाजिक जगह पर उसको चस्पा किया जाएगा, मतलब उस प्रोक्लेमेशन को पेस्ट किया जाएगा। इसके बाद कोर्ट हाउस में, जिस कोर्ट के द्वारा ये दिया गया है, उस कोर्ट में भी उसकी चस्पा किया जाएगा, मतलब उसकी कॉपी चिपकाई जाएगी, ठीक है। उसके साथ में भी ये कहा जाता है कि उस लोकेलिटी में जहां वो रहता है, वहां पे पब्लिकली पढ़ के सुनाया जाएगा, जो पुराना तरीका था कि ड्रम बजा के पढ़ के सुनाया जाएगा कि भाई इसके खिलाफ कुर्की हो रही है, ठीक है। और अगर कोर्ट चाहे ऑप्शन में, तो किसी भी उस एरिया में सर्कुलेट होने वाले न्यूज़पेपर में भी एडवर्टीजमेंट दे सकती। ये सारी चीजें कोर्ट करेगी इन ऑर्डर टू टेल हिम कि अगर वो 30 दिन में नहीं आया तो उसको एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया जाएगा और उसकी प्रॉपर्टी भी अटैच की जा सकती है। लेकिन कई बार संभावना ऐसी होती है कि जैसे ही कोर्ट ने ये बोला कि तुम्हें प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया जा रहा है अगर तुम 30 दिन में नहीं आए, तो वो व्यक्ति क्या सोचेगा कि नेक्स्ट स्टेप होगा मेरी प्रॉपर्टी को अटैच करना। तो वो क्या करेगा, उस 30 दिन के अंदर अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाहेगा। तो जो नेक्स्ट प्रोविजन आएगा सेक्शन 85, वो ये कहता है कि आपको अगर एविडेंस है आपके पास कि ये अपनी प्रॉपर्टी बेचने वाला है या अपनी प्रॉपर्टी लेके चला जाएगा, मूवेबल है अगर, तो ऐसी परिस्थिति में आप इस प्रोक्लेमेशन के साथ में ही अटैचमेंट भी कर सकते हैं। तो प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट आर टू थिंग्स, ठीक है। प्रोक्लेमेशन मींस दैट यू आर अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। अटैचमेंट इज दैट वी आर अटैचिंग योर प्रॉपर्टी। अब आप इस प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकते और ये स्टेट गवर्नमेंट को दे दी जाएगी और स्टेट गवर्नमेंट इसको बेच के रेवेन्यू जनरेट कर लेगा, ठीक। तो सवाल ये आएगा कि कई बार ऐसा होगा, क्योंकि उसने भी तो लॉ पढ़ा है ना, सिर्फ आपने और हमने ही तो नहीं, ठीक है। तो द आइडिया इज कि वो उसको पता है कि प्रोक्लेमेशन है, 30 दिन में अपियर होना, 30 दिन में प्रॉपर्टी बेचो, निकलो। क्योंकि द नेक्स्ट स्टेप विल बी अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। तो 85 कहता है कि अगर कोर्ट को क्रेडिबल एविडेंस मिलते हैं कि ये व्यक्ति तुरंत ही अपनी प्रॉपर्टी बेच देगा, तो ऐसी परिस्थिति में कोर्ट प्रोक्लेमेशन के साथ साथ ही अटैचमेंट भी ऑर्डर कर सकती है कि आपकी प्रॉपर्टी जो है वो अटैच हो गई। चलिए, समझ में आ गई ये बात। अब मान लीजिए कोर्ट ने प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया। इसका ये मतलब होता है, अटैचमेंट का मतलब होता है दैट द प्रॉपर्टी कैन नॉट बी सोल्ड टू एनी पर्सन, और अगर कोई सेल होगी भी तो सेल इनवैलिड होगी। और अटैचमेंट के बाद सेकेंड स्टेप जो होता है वो सेल होता है। तो जो सेल होता है वो स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे सेल नहीं होता है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को दे दी जाती है। स्टेट गवर्नमेंट ऑक्शन से उस प्रॉपर्टी को सेल कर लेता है, जो पैसा आता है वो राजस्व विभाग में चला जाता है, ट्रेजरी में चला जाता है। लेकिन अब यहाँ पे एक और पॉइंट आएगा। आपको ये बात समझ में आ गई कि सर वो व्यक्ति नहीं आ रहा था, प्रोक्लेमेशन कर रहे थे, 30 दिन में आए। प्रोक्लेमेशन से साथ साथ अगर लगा कि ये प्रॉपर्टी बेच देगा, तो हमने अटैचमेंट भी कर दिया। प्रोक्लेमेशन के बाद कभी भी अटैचमेंट हो सकता है और प्रोक्लेमेशन के साथ भी कभी भी अटैचमेंट हो सकता है। तो चलिए, प्रॉपर्टी को आपने अटैच कर लिया। लेकिन कई बार ऐसी संभावना होगी कि जिस प्रॉपर्टी को आपने अटैच किया है वो प्रॉपर्टी किसी और की भी हो सकती है। मान लीजिए दो भाई हैं, वो एक पेरेंटियल होम में रहते हैं, वो दोनों को पार्टनर्स हैं, ठीक है। हिंदू लॉ के अंदर है या मुस्लिम लॉ के अंदर भी है तो उनका इनहेरिटेंस का राइट है। अब उनके पिताजी की प्रॉपर्टी थी, पिताजी की डेथ हो गई, लेकिन वो अभी भी जॉइंट फैमिली में रहते हैं, दो भाई हैं। उसमें से एक भाई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो गया, मतलब उसके समन्स वारंट हो गए, ये सब हो गए। अब प्रॉपर्टी का नोशनल पार्टीशन हुआ नहीं है या कैसा भी पार्टीशन हुआ नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में कोर्ट ने पूरी प्रॉपर्टी अटैच कर ली। तो दूसरा भाई कहेगा ना कि भाई मेरी क्या गलती,
द आइडिया इज आप प्रॉपर्टी को अटैच कर रहे हो, गवर्नमेंट को देके सेल कर दोगे, मैंने तो कुछ किया नहीं, मेरा भाई तो एक अलग एंटिटी है। तो लॉ कहता है कि किसी भी व्यक्ति को इस अटैचमेंट से अगर कोई भी दिक्कत है, तो वो 6 महीने के अंदर कोर्ट के सामने आके ये बात कह सकता है कि सर, ये प्रॉपर्टी पे मेरा अधिकार है। ठीक। और अगर कोर्ट उसको मना कर देती है, तो वो 1 साल के अंदर सिविल सूट फाइल कर सकता है इन ऑर्डर टू इस्टेब्लिश हिज टाइटल, ताकि पूरी प्रॉपर्टी जो है वो जब्त ना हो। कहने का मतलब है कि अगर कोई बोनाफाइड इंसान है जो उस प्रॉपर्टी को मान लीजिए पहले ही खरीद चुका है, कोर्ट के रिकॉर्ड्स में नहीं है, या वो प्रॉपर्टी अभी पार्टीशन नहीं हुआ है, या वो प्रोक्लेमेशन के पहले ही बेच के निकल चुका था, आपने तो सोचा उसकी प्रॉपर्टी आपने अटैच कर लिया, तो सामने वाला बोलेगा तो आके, साहब ये तो मेरी प्रॉपर्टी है, वो तो मैं उसको पूरा पैसा दे चुका हूं, आप उसको पकड़िए, अब मुझे क्यों पकड़ रहे हैं। ठीक। तो ये आइडिया है कि आपको 6 महीने का टाइम दिया जाएगा कि आप 6 महीने के अंदर जो है वो क्लेम को ला सकते हैं। इसका मतलब आप 6 महीने के अंदर कोई भी ऑब्जेक्शन रेस कर सकते हैं कि भाई अगर कोई भी दिक्कत थी तो आप उसको डील कर सकते हैं। मान लीजिए ये जो दूसरा वाला भाई था, जो सही वाला भाई था, ये कोर्ट के सामने गया 6 महीने के अंदर, लेकिन कोर्ट ने उसके क्लेम को रिजेक्ट कर दिया, तो लॉ कहता है कि 1 साल के अंदर वो एक सिविल सूट डाल सकता है, और सिविल सूट में कोर्ट को कन्विंस कर सकता है कि इस प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मेरा है, और इस हिस्से को हमारा पार्टीशन कराया जाए, और इस हिस्से को अलग कर दिया जाए ताकि ये अटैच ना हो। तो ये वो उसके पास रेमेडी है, वो कर सकता है। अब मान लीजिए क्लेम हुए या नहीं हुए, या रिजेक्ट हो गए या कुछ भी हो गए, इसके बाद की जो कहानी है वो सिंपल इतनी है कि एक बार 6 महीने का टाइम हो गया, प्रॉपर्टी के अटैच करने के बाद 6 महीने का टाइम हो गया, मतलब क्लेम वाला टाइम खत्म हो गया, क्लेम वाला टाइम खत्म हो गया, तो ये जो प्रॉपर्टी है वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दी जाएगी एट देयर डिस्पोजल, और स्टेट गवर्नमेंट इसको जैसे चाहिए वैसे बेच सकती है। ये प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, लाइफ स्टॉक्स भी हो सकते हैं। ठीक है। जो कुछ भी है उसको, अगर मूवेबल प्रॉपर्टी तो सीज करके जमा कर लिया जाएगा, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी उस पर ताला लगा के या उसके ऊपर पोस्टर लगा के बाकी चीजें करके उसको अटैच कर लिया जाएगा। तो ये हो गया आपका अटैचमेंट और सेल की बात। ठीक। अटैचमेंट और सेल की बात हो गई। अब अटैचमेंट और सेल के बाद बात आता है स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा, तो स्टेट गवर्नमेंट 6 महीने तक तो नहीं बेच सकती, भले ही उनको सपुर्द कर दिया गया, वो 6 महीने तक नहीं भेज सकते। 6 महीने में जब आपका पूरा क्लेम ले खत्म हो गया, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के पास राइट है बेच सकते। एक लास्ट पॉइंट जो इसमें आता है वो ये आता है कि मान लीजिए अटैचमेंट हो गया, प्रोक्लेमेशन हो गया, अटैचमेंट हो गया, 6 महीने का समय भी चला गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद भी अगर 2 साल के अंदर वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर अपीयर हो जाता है, और वो कोर्ट को इस बात से जस्टिफाई कर लेता है कि उसके नॉन अपीयरेंस के बोनाफाइड रीजंस थे, या तो उसको समझ नहीं मिला था, उसको जानकारी नहीं थी, या वो टर्मिनली इल हो गया था, वो कहीं जंगल में खो गया था, या कोविड आ गया था, या कोई भी कारण था XYZ, तो ऐसी परिस्थिति में 2 साल के अंदर भी अगर वो व्यक्ति प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर वापस आ गया, तो कोर्ट अगर उसकी प्रॉपर्टी अभी तक बिकी नहीं है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो उस प्रॉपर्टी को लौटा दिया जाएगा, और अगर बिक चुकी है तो उसके जो पैसे हैं वो उसको लौटा दिए जाएंगे, अगर वो अपीयर हो जाता है 2 साल के अंदर। 2 साल के बाद अगर वो अपीयर होता है, तो फिर उसका कोई भी लोकस नहीं बचा, फिर उसकी प्रॉपर्टी किसी भी तरीके से उसको नहीं मिल सकती। ठीक है। उसके बाद एक लास्ट चीज ये कहता है कि अगर कोर्ट ने उसको अलाउ नहीं किया, मतलब अगर मान लीजिए उसने अपना बोनाफाइड रीजन दिया था, और उसके बाद भी कोर्ट ने उसको अलाउ नहीं किया, उसकी प्रॉपर्टी उसको वापस नहीं करी, तो वो अपील फाइल कर सकता है। ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या था? लास्ट पॉइंट ये था कि अगर 2 साल में फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट, 2 साल में अक्यूज्ड कहीं से भी अपीयर हो जाता है, वापस से प्रकट हो जाता है, ठीक है, और कोर्ट को इस बात पे विश्वास दिलाता है कि वो क्यों नहीं आ पाया, समन्स नहीं थे, वो कहीं चला गया था, पागल हो गया था, वो किसी और केस में जेल में बंद था, उसको पता ही नहीं था, घर परिवार को पता ही नहीं था किसी को कुछ, इस तरह की कोई भी सर्कमस्टेंसेस आई, टर्मिनली इल था, कोविड आ गया था, या कुछ भी ऐसा था, तो ऐसे परिस्थिति में अगर कोर्ट को लगता है तो वो उसकी प्रॉपर्टी को लौटा सकते हैं, और अगर 2 साल में वो वापस आया है और उसके पास रीजंस है, तो इनफैक्ट प्रॉपर्टी भी लौटाई जा सकती है। प्रॉपर्टी अगर बिक चुकी है तो उसका जो पैसा है वो भी लौटाया जा सकता है। दैट इज द एंटायर कंसेप्ट, पूरा कंसेप्ट ऑफ प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट। बोलो, किसी को समझ में आया?
84 से 89, किसी को समझ में आया? और किसी को? रिफ्यूजल बाय द कोर्ट, रिफ्यूजल बाय द कोर्ट, सरताज जी। चलो आओ, आज चलो आ जाओ, आ जाओ। आओ एक बार तुम लोग को बेयर एक्ट से भी पढ़ा देते हैं। आ जाओ, थोड़ा सा तुम लोग भी समझो। देखिए, प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट, सारे आंसर्स आ जाएंगे, सारे आंसर्स आ जाएंगे, वैसे तो समझ में आ गया। सारे आंसर्स आ जाएंगे। क्या था? इफ द कोर्ट हैज रीजन टू बिलीव अगेंस्ट एनी पर्सन दैट, जिसके खिलाफ सारे वारंट थे, बट ही हैज बीन एब्सकॉन्डिंग, कंसीलिंग हिमसेल्फ टू सच वारंट, कैनॉट बी एग्जीक्यूटेड, द कोर्ट में पब्लिश अ रिटन प्रोक्लेमेशन। पहली चीज, रिटन प्रोक्लेमेशन रिक्वायरिंग हिम टू अपीयर एट अ स्पेसिफाइड डेट एंड अ स्पेसिफाइड टाइम, नॉट लेस देन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिशिंग सच प्रोक्लेमेशन। ठीक, 30 दिन के अंदर उसको अपीयर होना होगा। इसका एक रिटन प्रोक्लेमेशन कोर्ट के द्वारा इशू किया जाएगा। द प्रोक्लेमेशन शैल बी पब्लिश्ड एज फॉलोज। कोर्ट ने प्रोक्लेम तो कर दिया, उसका पब्लिकेशन कैसे होगा? इट शैल बी पब्लिकली रेड इन सम कॉन्स्पिशियस प्लेस ऑफ द टाउन और विलेज इन विच द पर्सन ऑर्डिनरी रिसाइड्स। जहां रहता है, उसका जो चौक है, चौराहा है, घंटा घर है, वहां पे इसको पढ़ के सुनाया जाएगा। इट शैल अफिक्स टू सम कॉन्स्पिक्युअस पार्ट ऑफ द हाउस और होमस्टेड इन विच सच पर्सन ऑर्डिनरी रिसाइड्स, और टू सब कॉन्स्पिक्युअस प्लेस ऑफ सच टाउन और विलेज। तो उसके घर पे, घर के आसपास की जगहों पे उसको चिपका दिया जाएगा। अ कॉपी शैल बी अफिक्स टू सम कॉन्स्पिक्युअस पार्ट ऑफ द कोर्ट हाउस। तीन चीजों में लगाया जाता है, घर पे लगाया जाएगा, कोर्ट पे लगाया जाएगा, और चौराहे पे या उसके एरिया में पढ़ के सुनाया जाएगा। ये क्लॉज 1 है। क्लॉज 2 कहता है, द कोर्ट में ऑल्सो इफ इट थिंक्स फिट डायरेक्ट अ कॉपी ऑफ द प्रोक्लेमेशन टू बी पब्लिश्ड इन अ डेली न्यूज़पेपर सर्कुलेटेड इन द प्लेस इन विच सच पर्सन ऑर्डिनरली रिजाइड्स। ठीक, उसके बाद तीसरा कहता है, अ स्टेटमेंट इन राइटिंग बाय द कोर्ट इशूइंग द प्रोक्लेमेशन टू द इफेक्ट दैट द प्रोक्लेमेशन वाज ड्यूली पब्लिश्ड इन द मैनर शैल बी अ कंक्लूसिव एविडेंस। अगर ये सारी चीजें हो गई हैं तो कंक्लूसिव एविडेंस होगा कि प्रोक्लेमेशन हो गया। बाद में वो नहीं कहेगा हमें पता ही नहीं चला कब प्रोक्लेमेशन हुआ था, वो हो गया है साहब। ठीक है, ये सब ठीक है, बाकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। 85 में अटैचमेंट, द कोर्ट इशूइंग द प्रोक्लेमेशन अंडर 84 में फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड, देखो समझना, रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग एट एनी टाइम आफ्टर द इशुएंस ऑफ प्रोक्लेमेशन, ऑर्डर द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल और बोथ बिलोंगिंग टू द प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। तो पहला क्लॉज तो ये कहता है कि प्रोक्लेमेशन होने के बाद कभी भी अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी हो सकता है। लेकिन जो प्रोवाइजो है वो ये कहता है, वेयर एट द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ प्रोक्लेमेशन द कोर्ट इज सेटिस्फाइड, एट द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ प्रोक्लेमेशन, मतलब जब प्रोक्लेमेशन किया जा रहा था तभी, is satisfied by affidavit or otherwise that the person is about to dispose of the property, about to remove the property, it may order the attachment of property simultaneously with the issue of proclamation। इसका मतलब प्रोक्लेमेशन के साथ साथ भी अटैचमेंट हो सकता है और प्रोक्लेमेशन के बाद भी अटैचमेंट हो सकता है। ठीक बात? सच ऑर्डर शैल ऑथराइज अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू, ये सब ठीक है। मूवेबल प्रॉपर्टी है तो आप उसको सीज कर सकते हो या फिर रिसीवर अपॉइंट कर सकते हो, मतलब इन सब मेथड से आप इस प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हो। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो आप पोजेशन ले सकते हो, रिसीवर अपॉइंट कर सकते हो, ये सारी चीजें कर सकते हो। इस तरीके से आप प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हो। ठीक है, 86 आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 87 पे आ जाओ,
क्लेम एंड ऑब्जेक्शंस, ये कहता है इफ एनी क्लेम is preferred or objection made to the attachment of any property attached under 85 within 6 months from the date of such attachment, जिस दिन अटैचमेंट हुआ उससे 6 महीने के अंदर आप कोई भी क्लेम लेके आते हो, इंटरेस्ट लेके आते हो, तो आपको ये सब सुना जाएगा, ठीक है। प्रोवाइडेड कि अगर आपका जो जो भी था उसमें नहीं हो पाया, एनी पर्सन हुज क्लेम और ऑब्जेक्शन हैज बीन डिसअलाउड इन होल और इन पार्ट by order under the subsection 1 may within a period of 1 year from the date of such order, तो जिस दिन आपका क्लेम रिजेक्ट हुआ है उसका जो ऑर्डर का डेट है उस डेट से 1 साल के अंदर आप एक सिविल सूट फाइल कर सकते हो। Institute a suit to establish the right which he claims in respect of the property in dispute, but subject to the result of suit, the order shall be conclusive, ठीक। इसके बाद रिलीज सेल एंड रेस्टोरेशन इफ द प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर आ जाता है, अगर मान लो जो 30 दिन की डेट थी उसी में आ गया तो सब छोड़ दोगे उसकी प्रॉपर्टी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं आता है और उसके बाद ये जो 6 महीने का समय होता है, इस 6 महीने के समय में भी कोई क्लेम नहीं आता है तो आप उसको स्टेट गवर्नमेंट को दे सकते हो, ठीक है। लेकिन तीसरा क्लॉज जो है वो इंपॉर्टेंट, इफ विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट, 2 साल में, अटैचमेंट के 2 साल में भी एनी पर्सन हुज प्रॉपर्टी हैज बीन एट द डिस्पोजल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट अंडर सबसेक्शन 2 appears voluntarily or is apprehended and brought before the court by whose order the property was attached or the court to which such court is subordinate, and proves to the satisfaction of such court that he did not abscond or conceal himself for the purpose of avoiding execution of the warrant, and that he had not such notice of proclamation to enable him to attend within specified time such property, if the same has been sold, the net proceeds of the sale, or if part only thereof has been sold, the net proceeds of the sale and the residue of the property shall, after satisfying all the cost, be delivered to him। और अगर इसकी बात नहीं मानी जाती तो ये अपील फाइल कर सकता है 89। इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता यार, अब समझ लो, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। आई हैव कंसेप्चुअलाइज्ड इट लाइक एनीथिंग, ठीक है। So that's all for the day. I hope आप सबको समझ में आया होगा। That's all for the day. Thank you so much everyone for listening me out. It was really nice having all of you. कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट एंड जय हिंद।